हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो अभी हाल ही में जो है थोड़े मिनट पहले ही मैंने अभी ये मोतीलाल ओसवाल की जो टॉप पिक्स है उनको मैंने डिस्कस किया है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स और सेक्टर्स को डिस्कस किया है फॉर 2023-24। सो अगर आप स्टॉक्स के अंदर बाय नहीं भी करते फिर भी देखने और सीखने के लिए जो है काफ़ी अच्छा वीडियो है। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाउ जोन्स के बारे में, एफ आई एस डी आई का डेटा देखेंगे और आज मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। सो उस न्यूज़ को भी कवर करूंगा और दो ऐसे मिड कैप के स्टॉक्स हैं जहां पे अगर देखें तो 85% के आसपास के जो डिलीवरी है वो देखने को मिल रहे हैं। सो मिड कैप अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले मिड कैप हैं। सो ये जो है ये मैंने पहले भी मेरे चैनल के ऊपर डिस्कस किया, बट आज के दिन अगर देखें तो वहाँ पे 85% के आसपास की डिलीवरी भी देखने को मिलेगी। सो स्टार्ट टू एंड तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। सो फिर से एफ आई एस की बात कर लेते हैं, एफ आई एस और डी आई एस की। तो आज फिर से देखें तो 2000 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है, 2100 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली है वो मार्केट के अंदर देखने को मिली। निफ्टी भी अगर देखेंगे तो 18,000 का जो लेवल है उसको वापस से ध्वस्त करके वापस से 17,900 के आसपास की जो क्लोजिंग है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिली। और सेंसेक्स के अंदर भी अगर देखें तो लगभग 60,000 का जो लेवल है वापस से रीगेन किया, लगभग 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सो मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर था एफ की तरफ से बिकवाली। वहीं अगर देखेंगे तो स्ट्रांग बाइंग जो है लगभग 1800 करोड़ के आसपास की जो स्ट्रांग बाइंग है वो डी की तरफ से। सो डी का जो रुझान है वो तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बट अगर एफ का देखेंगे तो सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। सो अभी भी जो है निफ्टी का कोई ट्रेंड क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर एफ वापस से अगर मार्केट के अंदर अच्छे से बाइंग करते हैं और ग्लोबल सिचुएशंस ठीक होती हैं और अच्छी खासी अगर बाइंग होती है तो निफ्टी के अंदर जो है अच्छे खासे लेवल्स और स्टॉक्स के अंदर भी जो है पंप आपको देखने को मिलेगा। बट अगर एफ का जो है साथ देखने को नहीं मिलता तो जो निफ्टी का जो रन है वो थोड़ा सा लेगार्ड आपको देखने को मिलेगा। विदाउट एफ जो है निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा बुल रन जो है वो आपको देखने को हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिल सकता। सो डाउ जोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव ओपनिंग तो देखने को मिली थी, लगभग 118 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, बट वापस से जो इंडेक्स है वो नेगेटिव ट्रेड टेरिटरी में जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो डाउ जोन्स है हो सकता है कि वॉलेटाइल आपको देखने को मिल सकता है। फेड की जो कमेंट्री है वो भी देखने को मिलेगी, सीपीआई का डेटा भी आते हुए देखने को मिलेगा। सो इसके बेसिस पे और जो रुझान है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएगा एक एक महीने का या 15-15 डेज के अंदर, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होंगी ग्लोबल सिचुएशंस और क्या न्यूज़ कौन कितना इम्पैक्ट कर सकती है उसके बेसिस के ऊपर ही जो है मार्केट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो पहला जो शेयर है वो है टाटा मोटर्स। सो टाटा की बहुत अच्छी कंपनी देखने को मिलती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। सो आज के दिन अगर बात करें तो CLSA ने जो है इसकी रेटिंग एजेंसी है CLSA, तो यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो 512 का जो टारगेट है वो CLSA ने दिया है, जिस वजह से अगर आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने को मिली। सो इनके जो नए कार्स देखने को मिल रहे हैं जो कि न्यू रेंज रोवर है और रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर। सो यहाँ पे अगर देखें तो 74% के आसपास की जो है वो ऑर्डर बुक भरते हुए देखने को मिल रही है। और जो चिप का जो इश्यूज चल रहे थे, सेमीकंडक्टर्स के इशू, तो वो भी जो है वो कुछ हद तक रिजॉल्व होते हुए देखने को मिले थे। प्रीवियस क्वार्टर्स में अगर देखेंगे तो चिप सप्लाईज का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था अक्रॉस ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो वहाँ पे काफ़ी कंपनी जो है वो ज़्यादा कार प्रोड्यूस करना चाह रही थी बट कर नहीं पा रही थी, जिसका मेजर रीज़न यही था कि सेमीकंडक्टर्स का इशू चल रहा था। बट अभी जो है सेमीकंडक्टर्स का इशू थोड़ा बहुत रिजॉल्व होते हुए देखने को मिल रहा है और इन्वेंट्री के अंदर भी जो है डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के कार की। जो भी इनकी रेंज रोवर और डिफेंडर जो इनकी फैंसी गाड़ी है वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर टारगेट देखें तो 512 का है और आज के दिन अगर देखें तो लगभग 6% के आसपास की तेज़ी जो है वो भी टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिली है। सो अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं स्टॉक को तो 512 के जो टारगेट हैं वो भी आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है TCS। सो कल के दिन देखें तो लगभग 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी और आज अगर देखें तो 1.25% के आसपास की गिरावट जो है। नंबर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, इतने भी कोई बुरे नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे थे। हर स्टॉक जो है हर क्वार्टर के अंदर आउट परफॉर्म करते हुए नहीं देखने को मिलेगा, बट जो भी ग्लोबल सिचुएशन है उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिटी जो है, सिटी भी एक जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखने को मिल रही है, सिटी और जो है JP मॉर्गन। सो इन्होंने जो है वो सेल का टारगेट यहाँ पे दिया है, तो 3,000 का जो लेवल है इन्होंने दिया है कि 3,000
के लेवल के सेल रेटिंग, और जेपी मॉर्गन ने जो है वो अंडरवेट की रेटिंग यहाँ पे टीसीएस को दी है। बट आपको ये भी देखना होगा कि ये दोनों ने जो है वो नेगेटिव रेटिंग देखने को मिली है। बट वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें या दूसरी एक रेटिंग एजेंसी वहाँ पे अगर बात करें, तो इनका जो टारगेट है वो लगभग 3800 के आसपास देखने को मिल रहा है। बाइंग का टारगेट जो है वो टीसीएस के ऊपर दिया है और टारगेट जो है वो 3800 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो रेटिंग एजेंसीज की बात तो हमें सुननी है या इन्फॉर्मेशन तो हमें गैदर करनी है, बट करना जो है वो हमको हमारे हिसाब से ही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेटिंग एजेंसीज अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने स्टडीज़ के बल पे जो है वो नंबर्स देती हैं, चाहे वो बाय हो, सेल हो, होल्ड हो, अंडरवेट हो, ओवरवेट हो, उसके बेसिस के ऊपर टारगेट्स देती है। बट हमें ये रिपोर्ट्स को देखना और पढ़ना तो चाहिए, बट इसके ऊपर बेसिस के ऊपर जो है कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो है सिटी या जेपी मॉर्गन अगर बाय सेल की रेटिंग दे रहे हैं, अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 2 महीने बाद अगर आप देखोगे तो बाय की रेटिंग दे देंगे और 4000 का टारगेट दे देंगे। तो अगर आप अभी सेल कर देंगे अगर इनकी बात के ऊपर लेके, तो फिर आप 4000 के ऊपर आपको वापस से ज़्यादा पैसे दे के सेम स्टॉक बाय करना पड़ेगा अगर उसके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं तो। सो आपको जो है अपना कन्विक्शन इंटैक्ट रखना है। ओवरऑल जो कंपनी है काफ़ी अच्छी है। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सफारी इंडस्ट्रीज़। तो ये आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो बैग्स बनाने का काम करती है। सो आज के दिन यहाँ पे भी देखें तो लगभग 6%, 5.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सो आज ही के दिन जो है कल के दिन जो है इनका जो एक नया प्लांट है हलोल के अंदर, सो वो जो प्लांट है वो एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहा है और उनका जो प्लांट का कमीशन है वो होते हुए देखने को मिल रहा है। सो वहाँ पे भी जो है एडिशनल अब प्रोडक्शन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। सो कंपनी जो थी पहले 2.5 लाख बैग्स हर महीने बनाते देखने को मिलती थी, अब जो है वो हर महीने 3 लाख बैग जो है लगभग हर महीने बनाते हुए देखने को मिलेगी। सो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। जो इनकी फैक्ट्री थी वो अब स्टार्ट हो जाएगी शायद 100% कैपेसिटी के ऊपर। सो इसके वजह से अगर आज देखेंगे तो कंपनी जो है आज 5.5% के आसपास की तेज़ी दिखा रही है। 5 साल का अगर चार्ट बताऊँ, हालांकि जो कंपनी है वो 2019 के आसपास ही लिस्ट होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप ऑल टाइम हाई भी देखेंगे, 1 साल में देखें तो कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न जो है जनरेट करके दी। सो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, और भी अच्छे नंबर्स जो है, क्योंकि इनका अगर प्रोडक्शन अगर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो इनके सेल्स भी बढ़ेंगे, और अगर सेल्स अगर डिमांड अच्छी रही तो ही सेल्स बढ़ेंगे, और सेल्स अच्छे रहे तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस। तो मैं जानबूझ के कवर करता हूँ बजाज फाइनेंस को, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है काफ़ी महंगा है। सो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा सा डर जाते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा है, और वो यहाँ पे अगर मेजर करेक्शन देखने को मिलता है तो थोड़ा सा चॉपी सिचुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5,900 और 6,000 के आसपास जो है स्टॉक झूलते हुए देखने को मिल रहा है। बट मैं अभी यही कहूँगा कि वेट एंड वॉच करिए। इसका जो Q3 का रिजल्ट है उसको आ जाने दीजिए, और जो भी इनका प्रेडिक्शन था कि भाई डिमांड के अंदर या जो भी है इनके असेट्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। सो अगर बेस्ड ऑन Q3 के नंबर्स भी अगर आएंगे तो वापस से स्टॉक गिरेगा या वापस से उसके अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी, इससे ये हमें पता नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे ही होंगे कि स्टॉक के अंदर वापस से गिरावट भी देखने को मिल रही है, तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वापस से Q3 के नंबर्स के बाद वापस से जो है स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है। तो आपने अगर बाय किया है तो होल्ड करके रखिए। बट नया जो बाइंग है वो मैंने पहले भी कहा था कि 5,200 5,400 के आसपास अगर स्टॉक आपको मिलता है तो आप वापस से बाय कर लेना। बट अगर ये लेवल्स नहीं आते और आप कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहते हैं 2-3 साल तक, और अगर आपको ये भी लगता है कि आप जो है इसको निचले स्तर के ऊपर 200-500 और सस्ते में बाय कर सकते हैं, या ऐसे लेवल्स आ भी सकते हैं, Q3 के नंबर्स का वेट करिए। सो अगर उसके बाद एक अच्छा सा रिवर्सल आता है तो आप बाय कर सकते हैं, और अगर वापस से करेक्शन आएगा तो आप लोअर लेवल्स के ऊपर भी जो है बजाज फाइनेंस को बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो आवास फाइनेंसर्स का है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप देखोगे तो मैंने काफ़ी बार आवास फाइनेंसर्स को काफ़ी कवर किया है। तो ये भी जो कंपनी है हाउसिंग लोन बांटने का काम करती है। अगर आप HDFC ग्रुप को देखोगे, HDFC लिमिटेड को, जो कि हाउसिंग लोन बांटने का काम करती है, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गए। सो उसी सेगमेंट के अंदर जो है आवास फाइनेंसर भी जो है आज के दिन अगर देखें 10 जनवरी के आसपास कंपनी का डेटा देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अगर डिलीवरेबल्स की बात करें तो लगभग 84% के आसपास की जो डिलीवरी है आज के दिन उठाते हुए देखने को मिले। सो मैं ये इसीलिए कवर कर रहा हूँ कि कंपनी का अगर कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 1850 के आसपास है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 1850 के लेवल्स के ऊपर भी
बाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी इनको कन्विक्शन है कि इसके ऊपर स्टॉक जा सकता है। हो सकता है कि इसके नीचे थोड़ा सा जाने की गुंजाइश हो, बट जो अपसाइड है वो काफ़ी ह्यूज है। इसी वजह से जो है ह्यूज क्वांटिटीज़ के ऊपर, ये लेवल्स के ऊपर भी डिलीवरी जो है वो बाई की जा रही है। सो ये खाली एक अपडेट है कि मैंने पहले भी स्टॉक को कवर किया, इसीलिए मैं यहाँ पे इसकी डिलीवरी भी कवर कर रहा हूँ। सो एक दूसरा भी स्टॉक है, अगर दूसरे स्टॉक की मैं बात करूँ तो वेस्ट लाइफ फूड की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो मैकडोनल्ड्स की कंपनी देखने को मिलती है। तो आज के दिन अगर देखें तो 758 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी जो है 85.23 के आसपास। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी, मिड कैप की। और जो इनके फूड चेन चलते हैं, हम सब जानते हैं कि मैकडोनल्ड्स जो है वो काफ़ी चर्चित नाम है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 85% के आसपास की डिलीवरी जो है वो 758 के भाव से या उसके आसपास के भाव से जो है उठाते हुए लोग आज देखने को मिले। और नंबर ऑफ़ शेयर्स भी अगर आप देखेंगे तो 2,32,000 शेयर्स की जो है डिलीवरी आज के दिन उठाते हुए देखने को मिले। सो काफ़ी ह्यूज नंबर है। तो क्वांटिटी ट्रेडेड अगर देखें तो 2,72,000, उसमें से 2,32,000 जो है वो डिलीवरी घर पे ले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स। सो नेक्स्ट अगर स्टॉक की बात करें तो डिक्सन टेक की बात कर रहा हूँ। सो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अभी के लिए देखें तो पूरा मार्केट प्रेशर के अंदर है, और ये भी जो स्टॉक है वो प्रेशर के अंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है वो पीएलआई स्कीम की काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड कंपनी है। आत्मनिर्भर भारत के सेगमेंट के अंदर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की गई है। और कंपनी जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने जो है 6 महीने के अंदर जितने भी गेंस दिए थे वो पूरे वाइप आउट होते हुए हमें देखने को मिल रहे। लगभग 17-18% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी जो है वो लगभग 3800-3700 के आसपास के लेवल से हुई थी, और 4500 तक जो है स्टॉक गया था। बट वापस से अगर देखें तो मार्केट के अंदर करेक्शन आते हुए देखने को मिला। जब मैंने पहले बताया था कि 18,800 से जो निफ्टी है वो वापस से 17,900 के आसपास, सो लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट है यहाँ पे भी देखने को मिली। सो निफ्टी के अंदर गिरावट हुई, मार्केट के अंदर गिरावट हुई, तो ओवरऑल जो है दूसरे स्टॉक्स के अंदर भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अभी के लिए प्रेशर में चल रही है। सो अगर आप एवरेज नहीं कर सकते तो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है स्टॉक को होल्ड करके रखिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। सो नेक्स्ट एंड लास्ट अगर स्टॉक देखें तो एस्ट्रल लिमिटेड है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट ये भी जो कंपनी है पिछले कुछ टाइम से तो अच्छी चल रही थी, बट पिछले कुछ टाइम से अगर देखें तो कंपनी के अंदर जितने भी गेंस थे वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिले। सो लगभग कंपनी जो थी वो 2700, 2800 के, 2500 के आसपास, 2600 के आसपास ट्रेड कर रही थी। वहाँ से देखेंगे तो कंपनी के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली लगभग 18-20% के आसपास की। सो मैं वापस से यही कहूँगा कि कंपनी जो है अगर वापस से आपको 1950 या 1900 के आसपास अगर कंपनी आपको देखने को मिलती है तो वापस से जो है आप स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2400। तो 2400 के जो लेवल्स है वो आपको एस्ट्रल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो कंपनी जो है वो बीच में अगर देखेंगे ये जो लेवल है 1950 के आसपास का, तो आरएसआई इंडेक्स के अंदर देखेंगे तो काफ़ी ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा था एस्ट्रल पाइप। बट अभी के लिए देखें तो थोड़ा सा आरएसआई इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बट वापस से अगर 1950 के आसपास के लेवल्स के ऊपर एस्ट्रल आपको अगर मिलता है तो आप वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। तो फॉर द टारगेट ऑफ 2400 जो है आप एस्ट्रल लिमिटेड को होल्ड कर सकते हो। हालांकि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म प्लेयर है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाहते हैं तो 2400 का टारगेट है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप 2-5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सो अभी भी जो है अपने ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास के करेक्टेड स्टेट में ही आपको देखने को मिल रही है। और जो मार्केट कैप है वो लगभग 41,000 करोड़ के आसपास की लार्ज कैप की कंपनी है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसी सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें तो प्रिंस पाइप भी है, बट अगर आपको ज़्यादा सेफ बेट खेलना है तो एस्ट्रल पाइप जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके ही अगर कंपैरिजन में देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ भी है जो कि पाइप के सेगमेंट के अंदर काम करती है। सो ये 3-4 कंपनीज हैं जो ये पूरे मार्केट को संभाल के रखती हैं। सो किसी भी कंपनी के अंदर आप छोटा मोटा जो है इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे 1-2 कंपनीज के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको पीवीसी पाइप्स के सेगमेंट में हो सकता है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड द न्यूज़ एंड ओवरऑल मार्केट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।